बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बदस्तूर हलचल है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के एक बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। तो वहीं दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन सर पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकॉट की बातें कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में एजे के इलेक्शंस में कांटे का मुकाबला भी एक्सपेक्टेड है। इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है और जो केपी की सूरत हाल है, वो भी एक अहम तरीन मसला बन चुकी है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जलाल खान साहब, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं शफकत अयाज साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जलाल खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हकीकी मानों में मज़ाहमत की सियासत की तरफ बढ़ने की बात कर रही है, तो क्या हुकूमत और क्या नून लीग परेशान है इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और देखिए जी, ये तो कोई नई बात नहीं है कि आप मुझे कोई नई बात बता रहे हैं। ये तो जब से इनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आई है, जब से ये हुकूमत बनी है, तब से ये जो है मुज़ाहमत की बातें करते आ रहे हैं। और माजी में भी जो है आपने नोट किया होगा कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये चीज़ों को मुज़ाहमत की तरफ लेके जाए और एक 9 मई जैसे वाक़यात को दोबारा रिपीट किए जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके मुज़ाहमत से किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनका जो है मेन जो मकसद है, जिस एजेंडे के ऊपर ये लगे हैं, इनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और सिर्फ ये एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान एक एजेंडे पे लगे हैं। तो इनकी मुज़ाहमत से मेरे ख्याल में किसी की सेहत को कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक इनको जो है बारहा हमने जो है मुफ़ाहमत की तरफ, टेबल टॉक की, नेगोशिएशन की, हमेशा मेरे हमने इनको दावत दी है, इनको कहा है कि आए। ये जो देखिए, आज जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, आज पाकिस्तान को मिसाकी जमहूरियत की ज़रूरत है। सही। आज आप सियासत को छोड़ दे, आज आप जो है पाकिस्तान के हवाले से सोचे, आप आज पाकिस्तान के बारे में सोचे। तो मेरे ख्याल में अगर इनको मुज़ाहमत की तरफ जाना है तब भी हम तैयार है, अगर हम मुफ़ाहमत की तरफ जाना है तब भी हम तैयार है। लेकिन अगर इन्होंने पहले मुज़ाहमत की हो और इन्होंने कोई पॉजिटिव रिजल्ट उससे निकाला हो, तो मैं फिर से कहूँगा कि ये चले जाए मुज़ाहमत की तरफ। लेकिन अगर माजी में लेकिन जलाल खान इनका साहब, एक और चीफ ऑपोजिशन को मिनिस्टर हुआ करते मफाहमत थे। की तरफ लाना नॉर्मली हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वफाक में नून लीग की हुकूमत है, सीबीएम्स में बड़ेपन का मुजाहरा यूजुअली डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। पीटीआई कहती है भाई हम आना चाहते हैं कौमी धारे में, लेकिन कोई स्पेस तो देना। मुलाकातें भी नहीं होने दी जाती और फिर एक फ़ज़ा ऐसी बनाई गई है, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। देखिए, आप अगर इन जनरल बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा जो है खुले दिल का मुजाहरा किया है। ये लोग आए हैं, वफाक में भी आए हैं, इन्होंने बाकायदा अगर प्रोटेस्ट को पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया है, तो हमने बिल्कुल खुले दिल से इनको इजाज़त दी है। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो है लूट मार करते हैं, या जो है गोलियों चलानों की बातें करते हैं, कत्ल गारत की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर तो स्टेट का के ऊपर ये फर्ज पड़ता है कि इनके सामने फिर खड़े हो जाए। क्योंकि 9 मई का जो वाकया हुआ है, आपको आपके सामने था, आपके इल्म में होगा कि इन्होंने कैसे हमारे जो है नेशनल, जो हमारे शुहदा हैं, उनकी तज़हीक की थी, या इन्होंने जो है हमारे पाकिस्तानी जो इदारे हैं, उनको उनके खिलाफ जो है लोगों को वरगलाने की कोशिश की थी, या इन्होंने जो आपके सामने सब कुछ जो इन्होंने किया था। तो देखिए, अगर ये पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे तो हम बिल्कुल इनको इजाज़त देंगे, ये इनका हक है, ये इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी राइट बनता है कि ये पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करे। लेकिन अगर सही। ये तोड़ फोड़ की तरफ जाते हैं, और अगर ये इंतशार की तरफ जाते हैं, तो बिल्कुल फिर हम हमारी जो है लाठी फिर उठेगी, और ठीक। फिर इनको जो है
मेरे ख्याल में फिर उस लाठी का जो है सामना करना ठीक है, पड़ेगा। आपका नुक्ता आ गया जलाल खान साहब। शफकत अयाज साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जलाल साहब तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इंतशार की तरफ बढ़ती है तो स्टेट जो है या हुकूमत जो है उसे लाठी उठानी पड़ती है पीटीआई के लिए। तो अब जिस मूवमेंट की पीटीआई तैयारी कर रही है, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी मैदान में आ गई हैं, हमने आपको भी देखा, आप भी बड़े एक्टिव हुए हैं। तो क्या इंतशार और क्या पुरतशद्दुद रास्ता अपनाने जा रही है पीटीआई? पॉलिसी क्या है और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब, अल्लाह का करना देखे कि जलाल साहब जो है वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आज लूट मार की बात कर रहे हैं कि अगर पीटीआई लूट मार की बात करेंगे तो हम इनके साथ नहीं होंगे। आप अंदाज़ा करें कि कौन बात कर रहे हैं। मतलब एक वो पार्टी जो 40 साल से बरसर इक़्तिदार रही है, जिन्होंने अवाम का जीना महाल कर रखा है, जिन्होंने तबाही पेरी है, जिन्होंने अवाम के टैक्सेस पे जो है 12 अरब रुपए के जहाज़ खरीदे हैं, जिन्होंने मतलब बहुत एक तारीख जो है वो इनके कारनामों से भरी पड़ी है। तो आप करना देख रहे हैं कि कौन बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम तकरीबन 2 सालों से अडियाला जा रहे हैं हम्म। और आपने देखा कि हमने आज तक कोई गमला नहीं तोड़ा। हमने वहाँ पे आईन और कानून को हाथ में नहीं लिया। कल मैं खुद गया था और वहाँ से हम जब उठ रहे थे तो वैसे ख्याल आया कि यहाँ पे एटीएम मशीन है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे जो है केमिस्ट की एक वो है, ड्रग्स की वो जो सेविंग ड्रग्स है, मेडिकल ड्रग्स की कंपनी है। तो मतलब हर चीज़ वहाँ पे है और हम 2 सालों से वहाँ पे जाके बैठते हैं। आज तक हमने गमला नहीं तोड़ा और हमें लोग ये कह रहे हैं कि हम शायद इंतशार की सियासत कर रहे हैं। हम जो है जो 24 नवंबर को जो गोलियाँ चली थी 25-26 को, वो हमारे लोग उसमें शहीद हो गए थे। गोली हमने अपने लोगों पे नहीं चलाई थी, हमारे अगेंस्ट चली थी। किसने चलाई थी, कौन उसमें मुलविस है, उसका इख्तियार ना हमारे पास है और जो इस वक़्त फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनके पास ही इख्तियार है कि जाके वो चेक करे कि वो किसने गोली चलाई थी, कौन स्नाइपर था, कौन जो है पिस्टल से गोलियाँ मार रहा था, कौन जो है टियर गन चला के उनकी शक्ल में गोली चला रहा था। 9 मई हुआ था तो 9 मई में जाके ये पता कर ले कि किसने गोली चलाई थी और किसने जो है वो सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग चुराई थी। तो ये सारी चीज़ें सामने लेकर आए। अगर हम उसमें इन्वॉल्व है तो हमें सज़ा हो, लेकिन अगर उसमें कोई और इन्वॉल्व हो या रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए अगर तीसरे बंदे ने उस मौके का फ़ायदा उठाया हो, तो वो भी सामने आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि हम अब हमेशा यही बात होती है। हमारा इमरान खान जेल में, हमारी लीडरशिप जो है वो जेल में, हम सज़ाएँ काट रहे हैं और वो लीडरशिप जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को डॉक्टर अदनान की शक्ल में डॉक्टर छोड़ा था कि जाके उनका इलाज हो उसके जेल में, हम्म। उन्हें मसनूई तरीके से उनके प्लेटलेट्स गिरा के बाहर वो लेकर गए। वही यास्मीन राशिदा साहिबाना है, जिन्होंने खुद उनकी रिपोर्ट्स खान साहब को दिखाई कि वो सीरियस बीमार है, उनको बाहर जाना चाहिए। वही इमरान खान जिन्होंने खुद कैबिनेट से अप्रूवल दी कि वो बाहर जाके अपना इलाज करे। उस लीडर के साथ जो है जुल्म हो रहा है, उसको आइसोलेशन में रखा गया है। उनके वर्कर्स पे एफआईआर हो रही है, उनकी बहनें जो है रोडों पे रुल रही है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। हमने कानून तोड़ा है या ये लोग कानून तोड़ते हैं? ये रियासती इदारों को मजबूर करके पुलिस को कौन मैनिपुलेट कर रहा है कि हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है? वहां पे बैठा हुआ सुपरडेंट कौन है जो अदालती अहकामात नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानता, तो हाई कोर्ट का अहकामात नहीं मानता? वो कौन लोग हैं? हमें आईन और कानून की बात बताई जा रही है, हमें इंतशारी बोला जा रहा है। तो बात यह है कि इन चीजों से निकलना होगा। हम चाहते हैं कि डायलॉग्स हो तो वो बराबरी की बुनियाद पे सही। हो। आए मिलके पाकिस्तान की बात करें, किसने मैंडेट चोरी किया है उस पे बात करें। अगर किसी जगह पे हम गलती पर है तो हमें राय रास्ते कराएं, लेकिन अगर किसी जगह पे आप गलती पर है तो आप ये माने कि आपने ये गलतियां की हैं। हमें तो पहली दफा हुकूमत मिली थी। अगर आपके खिलाफ हमारी हुकूमत ने किसी के साथ मिलके कोई गेम खेला था तो हम उस पे हमें ठहराएं, जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन अगर आपको बार बार हुकूमत मिलती है, हम्म। आप 40 साल से बरसर इक़्तिदार आते हैं और फिर भी आप उन्हीं के अलाकार बन के एक पॉलिटिकल पार्टी को रगमाल बनाते हैं, उनके वर्कर्स को जो है दीवार के साथ लगाते हैं, उनके पार्टी की निशान छीनते हैं, उनके खिलाफ केसेस करते हैं, उनके खिलाफ जो है आप अदालती अहकाम करते हैं, तो फिर आप उस पे जो है सॉरी कहे, इस कौम से माफी मांगे।
کیونکہ آپ سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، آپ سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہی، آپ یوتھ کو کچھ دے نہیں رہے، آپ کے صحیح. ہوتے ہوئے اس ملک سے جو ہے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ $100 ارب اس ملک سے جو ہے منی لانڈرنگ کی شکل میں گیا ہے. آپ اس پہ پھر معافی مانگے اس قوم سے. ٹھیک ہو گیا. اسی پر میں جلال خان صاحب آپ کا انپٹ ضرور لوں گا، لیکن یہاں پہ ایک شارٹ بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور شفقت ایاز صاحب نے کافی لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے اس کے اوپر ریز کی ہے. جلال خان صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اور یہ تو ایک نیور اینڈنگ بلیم گیم ہی ہے. نون لیگ کہتی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتی، پی ٹی آئی کہتی ہے نون لیگ نہیں. اصولاً تو دیکھا جائے ہم نے امریکہ ایران کو اکٹھے بٹھا دیا، پاکستان میں بھی اب مفاہمت ہو ہی جانی چاہیے. بالکل مخدوم صاحب، اب آئی وڈ لو ٹو ریسپونڈ. شفقت بھائی ینگ ہے، چھوٹے ہیں عمر میں، تو ماشاءاللہ جو ہے اچھے بھی جا رہے ہیں، ان کا کیریئر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیکن میرے بھائی کو، میرے موصوف کو جو ہے صرف اس کی میرے خیال میں تھوڑا جو ہے شارٹ میموری ہے، تو اس کو کچھ چیزیں یاد دلاؤں. فرسٹ آف آل تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کبھی بھی اس حد تک ایکسٹریم میں نہیں گئی ہے جس حد تک پی ٹی آئی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے. دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو ہے اپوزیشن میں رہی ہے، پیپل پارٹی بھی رہی ہے، باقی اور پارٹیاں بھی رہی ہے. لیکن وہ جو ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی، وہ اس وقت جو ہے صرف اور صرف تقاریروں کی حد تک جو ہے انہوں نے مخالفت کی ہے. اس حد تک ایکسٹریم میں نہیں گئی ہے کہ توڑ پھوڑ کی ہو، انتشار کیا ہو. اور موصوف کو میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انتشار آپ کس کو کہتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان کا جو بلڈنگ جلایا گیا تھا، تو کیا یہ انتشار نہیں ہے؟ جناح ہاؤس لاہور، کور کمانڈر ہاؤس، جو اندر گھسے تھے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اندر گھسے تھے انتشار کی نیت سے، ارادے سے، اور توڑ پھوڑ کی ہے ادھر پہ، کیا یہ انتشار نہیں ہے؟ آپ کی جو ہے پنڈی میں جو جی ایچ کیو میں اندر جانے کی کوشش کی تھی. شفقت صاحب، پی ٹی آئی کے والے سے کارکن بڑا پریشان رہتا ہے، اور کارکن کے شکوے بھی لیڈرشپ سے رہتے ہیں کہ 3 سال ہونے والے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کچھ پی ٹی آئی مختلف کرنے جا رہی ہے کہ گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ ہو اور رہائی نہ صحیح کم از کم رسائی تو ملے عمران خان صاحب تک؟ آپ کے سوال دینے سے پہلے میں جلال صاحب کی سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں، میں نے اللہ کے فضل سے 19-20 سال جو ہے میں نے اور جو اس وقت ہماری سی ایم صاحب ہے سہیل افریدی صاحب، مینا خان صاحب منسٹر ہے، شاہد خٹک صاحب، یہ ہمارا گروپ تھا، اور ان تینوں میں سے میری عمر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے اتنی محنت کی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی، باقی ہم نے محنت بہت کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی کہ انتشار والی سیاست کی کہ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کس نے کیا تھا، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ لے کر آئیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ ہمارا ورکر انوالو ہے تو میں اس پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے دکھایا جائے کہ کون ذمہ دار تھا، کس نے جو ہے راستے کھلوائے تھے. اور یہ دیکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ غلطی کرتے تو اس پہ معافی مانگنا کوئی بری بات اور بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور، بھگتے کوئی اور انتقام کسی اور سے لیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے خود کہا کہ 26 کو کس نے، اور یہ ریڈیو اسٹیشن، یہی تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ریڈیو اسٹیشن کو کس نے جلایا تھا، کون اس میں ذمہ دار ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور الزام ہمارے اوپر آ جائے. ہم یہ کہہ رہے کہ یہ اڈیالہ کے سامنے کیوں وہ جو فیکٹری ہے وہ کیوں نہیں جل رہی، وہ جو وہاں پہ اے ٹی ایم مشین ہے وہ کوئی جو ہے چورا کے کیوں نہیں لے کے جا رہا، وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ اس کو کیوں نہیں جلایا جاتا. تو یہ غلط بیان ہے. اور میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ کہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، حالانکہ ان کا ریکارڈ بہت واضح اور ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ کس نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دعویٰ بولا تھا، کس نے جو ہے، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن پھر بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ
आर्टिकल 15, 16 और 19 पे अमल करते हुए अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, वो अपना मौकिफ रखते हैं, और उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह पे उनको अगर लगता है तो वो अपना मौकिफ रख के वो एहतजाज करे, वो एहतजाज पुरअमन हो। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं नजर आती, सिवाय जब पीपल पार्टी, आपने देखा था कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो उन्हें जलाओ गिराव किया था, लेकिन वो अवामी रद्द अमल था, जिसको मैं भी चाहता हूं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैं नहीं समझता कि वो इंतशार पे बिलीव करती हो, कि वो ये चाहती हो कि पाकिस्तान के इदारों को जलाया जाए, पाकिस्तानी इमारात को जलाया जाए। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, मैं नहीं समझता कि अगर वो पॉलिटिकल फैम रखता हो और उसने सियासत की हो अच्छे तरीके से, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तानी इमारात को, ठीक हो गया। पाकिस्तानी इस इदारों को जो है ना वो नुकसान पहुंचाए। दूसरी बात आपने की कि शायद हमारे वर्कर जो है वो ये चाहते हैं कि कोई तहरीक नहीं चल रही। देखें, मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी साहब, जुनैद अकबर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, हमारी तमाम लीडरशिप जो है वो ये चाहती है कि चूंकि जिस तरह भी जलाल साहब ने हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाए, ये इल्जाम हमारे ऊपर लगते हैं, तो कम से कम ये बिजली को कंट्रोल तो करे। ये हमारी सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, चूंकि हमारी लीडरशिप जो है वो ये चाहती है कि जो हमारे ऊपर इल्जामात लगते हैं, ये इल्जामात हम नहीं चाहते, हम इसका बोझ और नहीं लेके जा सकते। हम ये चाहते हैं कि सारी तहरीकें, सारे मामलात जो है वो पुरअमन तरीके से हो। आपने देखा कि इस मुल्क में पीटीआई के अलावा मुरीद के का वाक़या आपके सामने है, वो क्या हुआ था। आपने देखा कि रौला कोर्ट के सामने लोग जमा होते हैं, पुरअमन तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलती है, कितने लोग शहीद हो गए। आपने देखा कि गिलगित बल्दिस्तान में हमारी पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हम ये तासुर खत्म करना चाहते हैं, ये इंतशार वाली चीजें। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से डायलॉग हो, लेकिन अगर आखिर में हमें फिर से भी दीवार के साथ लगाया जाता है तो हम एहतजाज पे निकलेंगे। आपने उस दिन देखा कि अलीमा आपा आई और हमने उनको रिसीव किया, और जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग खुद ही रोडों पे आ गए। जी। और लोगों की डिमांड है कि हम जो है बाहर निकलना चाहते हैं, हम रोडों पे आना चाहते हैं, हम इस्लामाबाद का रुख करना चाहते हैं। सही हो गया। अगर गोली कोई चलाता भी है तो कितने लोगों को शहीद करेंगे, कितने लोगों की सीने जो है ना हमने गोली से चीर करनी है। हमने आखिर में ये तय करना होगा कि देखिए, पुरअमन और डायलॉग से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आए इस मुल्क को सही रास्ते पे लेकर जाए। क्यों जो है हम मैंडेट चोरी करते हैं, क्यों हम जो ठीक, है ठीक। 17 सीटों पे हुकूमत बिठा देते हैं। अवामी हुकूमत को लेकर आए ताकि अवाम की बातें हों। पॉइंट टेकन शफकत यार साहब। जलाल खान साहब, आपसे हमारा राब्ता भी मुनक़ता हुआ। मखदूम आप साहब, थोड़ा 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 आगे जाने से पहले प्लीज मुझे थोड़ा रिस्पांस करने दें। जी जी, एक तो द फ्लोर इज योर्स। शफकत भाई को मैं ये कहूंगा कि अभी आप जो है, आपने कहा कि मैं एमपीए हॉस्टल में हूँ, तो आप किस कैपेसिटी में एमपीए हॉस्टल में बैठे हैं? नहीं, आप तो ये तो कोई ना। एमपीए जिस तरह देखिए, ये तो मैं ये हमारे एमपीए है, उनके कमरे में मैं बैठा हूँ भाई। मेहमान होंगे ना, हाँ, हुस्ने चलो ज़न ठीक होना है, तो चाहिए ठीक है। जलाल खान साहब। मैंने खुद के लिए सिर्फ थोड़ी क्लियरेंस अच्छा, चले ठीक है, क्लैरिटी आ गई। सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि शफकत भाई, आप देखिए, आप झूठ को झूठ कहना और सच को सच कहना, मेरे ख्याल में ये एक मोमिन की निशानी होती है, एक मुसलमान की निशानी होती है। देखिए, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जितने भी वर्कर्स है, आपके जितने भी जो अभी लीडरशिप बैठी है खैबर पख्तूनख्वा में, बशमूल आपके चीफ मिनिस्टर, उनके प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है 9 मई के वाकयात के, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो है अपनी जारी करदा वीडियोस मौजूद है। तो इसके बाद जो है आप फिर कैसे कह सकते हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व थे, कौन इन्वॉल्व नहीं थे? इसके अलावा जो है, जब ये तो मेरे आंखों देखा हाल था कि उनको जो एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी थी, उसके ऊपर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर जो है सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने एसएसपी को ट्रांसफर किया था कि कुछ ऐसा, मुझे याद सही नहीं आ रहा है, लेकिन एक वाकया हुआ था कुछ अर्सा पहले। वो रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कोई केस थी, फिर हमारे स्पीकर साहब ने जो है उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनाई, फिर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो देखिए, अब सच से जो है मुंह पे रहना, अभी आप कहे कि हमने की है भाई, तो इसको जो है डिनाई करना, मेरे ख्याल में ये गुनाह के ऊपर दूसरी गुनाह है।
تو اگر آپ نے کیا ہے، آپ پبلکلی اس کو جو ہے مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے گناہ کیے، آپ بیٹھے پورے قوم کے سامنے بیٹھے اور معذرت مانگے. دیکھیں انتشار کی طرف سیاست میں اپوزیشن لازمی بات ہے. ایک طرف جو ہے گورنمنٹ کی جماعت ہوتی ہے، دوسری طرف اگر جمہوری نظام کا یہ رواج ہے، دستور ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ ہوتی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہوتی ہے. لیکن اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری اپنی حدیں اور اپنے لمیٹیشن کراس کرے اور اپوزیشن کرے. آپ اپنے حد میں رہ کر آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے ٹیبل ٹاک بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کی مرضی ہے کر سکتے ہیں. لیکن چیزوں کو انتشار کی طرف لے کے جانا اور چیزوں کو خرابی کی طرف لے کے جانا، یہ تو آپ کو بالکل آپ کو اجازت نہیں ہے. نہ آپ کو ابھی جو ہمارے موصوف بھائی نے کہا ہے، دیکھیں یہ ہمیشہ جو ہے کہتے رہتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے موریثیت سیاست پہ جو ہے بلیو کرتی ہے، اور ان کی جو ہے یہ سیاست ہے پوری عمر. تو میں صرف یہ ان کو کہوں گا کہ میرے بھائی جو ابھی علیمہ خان نکلی ہے، ہم چلاتے رہتے تھے کہ یہ سیاسی ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ غیر سیاسی ہے، یہ اس کی بہنیں غیر سیاسی ہے. آج سب پورے قوم کو ثابت ہو گیا کہ ان کی بہنیں غیر سیاسی نہیں ہے، ان کی بہنیں بھی سیاسی ہے. ٹھیک. حالانکہ میں عورتوں کے بارے میں بہت نازک میری طبیعت ہے، میں کبھی بھی ٹاک شو میں کسی عورت کا نام نہیں لیتا ہوں. یہ میرے اپنے پرنسپلز ہے، اور وہ بھی ہماری بہن کی طرح ہے. اگر علیمہ خان ہے یا اگر نورین ہے، وہ بھی ہماری بہن ہے، اور میں دل سے عزت کرتا ہوں ان کی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کے بھائی، آپ نے پرسوں جو ہے وہ غنی افریدی کا جو ہے بیان دیکھا ہوگا. تو موریثیت سیاست آپ کس کو اور کہتے ہیں کہ ان کے بھائی اٹھے ہیں اور پورے آپ کو پتہ ہے مخدوم صاحب، میں آپ کو ایک اور بات آپ آج بتاتا ہوں. جی. آپ کی جو پورے خیبر پختونخوا صوبہ ہے، آپ کا 2 بندے چلا رہے ہیں آج. ایک جو ہے ہمارے چیف منسٹر کے بھائی ہے، وہ چلا رہے ہیں، اور دوسرے ہمارے ایک بہت سینئر بیوروکریٹ ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو ادھر پہ منسٹر بیٹھے ہیں، اچھا. وہ صرف اور صرف برائے نام منسٹرز بیٹھے ہیں، کوئی اختیارات نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. آپ کا ایون چیف منسٹر بھی جو ہے صرف ایز اے سمبولک چیف منسٹر بیٹھے، کوئی اختیارات نہیں ہے. یہ بڑا پورے آپ کی امپورٹنٹ جو آپ ہے نے نقطہ سسٹم. اٹھایا، بیکاز وی آر موونگ ٹورڈز یس دی اینڈ. میں یس شفقت صاحب یس کا اس پہ کامنٹ ضرور لوں گا، کیونکہ آپ کے اپنے ایم پی اے نے بھی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے بھائی کی مداخلت پر بات کی ہے. بلکہ علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا موروثی سیاست پر، تو کل میرے شو میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ کے پی کے معاملات کے حوالے سے ہے، یہ علیمہ خان کے حوالے سے نہیں ہے. تو ان کا اشارہ بھی اسی طرف تو نہیں تھا. شفقت صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے سوال سے پھر میں جلال صاحب کے سوالوں کے جوابات دینا پسند کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ قبول کرے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اداروں کے خلاف، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، بار بار میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے خود ڈاؤن لیگز کیے تھے، جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ دعویٰ بولا تھا، اور اس وقت نواز شریف صاحب خود جو ہے پرائم منسٹر تھے. آپ اندازہ کریں، وہ خود جا کے جتوں کو لے کے سپریم کورٹ پہ دعویٰ بول رہے تھے. ان کا ماضی شاید نہیں معلوم، کیونکہ جلال صاحب کا اتنا وقت بھی نہیں گزرا نا مسلم لیگ نون میں، شاید ان کو نہیں پتا. یہ خود میرے ساتھ مل کے جو ہے نا اس کی ہسٹری پڑھیں گے اور دہرائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے 2016 میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے کیا کچھ نہیں کیا تھا. ٹھیک اور ہو یہ گیا. جب پاناما لیکس ہوئے تھے تو اس کے بعد کراچی، کوئٹہ، کہاں کہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے انہی اداروں کے خلاف نعرہ بازی کی تھی. آپ کو یاد ہے جب وہ خود سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کے ورکر جو ہے آرمی کے خلاف نعرہ بازی کر رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ دوہرا رہی تھی. مطلب ہم کیا دکھا رہے لوگوں کو؟ آپ کو آپ کا ماضی نہیں معلوم کہ آپ نے آرمی کے خلاف کتنے صحیح. پروپیگنڈے کیے تھے، ان کے بارے میں نعرہ بازیاں کی تھی. نواز اچھا شریف شفیق صاحب صاحب، نے وقت کی کمی ہے، لندن میں جا آپ کے کا جب ان کے شارٹ کامنٹ فلیشز لوں گرے گا تھے یہ تو وہاں سے مداخلت وہ کے کیا حوالے کچھ سے. نہیں کر رہے تھے. وقت کی دیکھیں کمی ہے، مداخلت. شارٹ کامنٹ مداخلت جو ہے اس اچھا کے حوالے سے. مخدوم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں موروثیت اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے، آپ کو مرات ملتے ہیں. دیکھیں یہ ان کے حلقے کی بات ہے، کیونکہ وہ ان کا حلقہ ایڈجسن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر کسی جگہ پہ اب دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ میں اگر فنڈ آتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ سارے چاہتے ہیں کہ وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو. اب سی ایم صاحب کا بھائی جو ہے، اب سی ایم تو خود جا کے اپنے حلقے کو نہیں چلا سکتا.
अब नवीद किसी और जगह से तो नहीं आया, वो भी हमारी तरह। आपको पता है नवीद की उम्र शायद मेरी और उनकी एक जितनी होगी। सुहेल अफरीदी मुझसे उम्र में कम है और मेरी और नवीद की उम्र एक जितनी है। तो नवीद मेरी तरह इसी तरह इस पार्टी में वो सियासत करता रहा है। ओके। इसी तरह वो भी हमारे आईएसएफ का हिस्सा रहे, उनके बाकी भाई भी हमारे साथ आईएसएफ का हिस्सा रहे। मुरूसियत में वो सुहेल अफरीदी से ज्यादा पहले इस पार्टी का हिस्सा थे। तो अगर किसी जगह पे वो सीएम के गैर मौजूदगी में वहां पे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, वो बात करते हैं, वो अपने भाई के वो जो वहां पे हल्का है उन्हीं हल्के से उनको वोट मिला है, तो वहां पे बात भी करेगा। अगर किसी जगह पे उनको कोई मसला है भी दूसरे एमपीए को, अब्दुल गनी साहब को, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा मसला है, हल हो गया है। मतलब वो बजट के हवाले से या शायद कि ये मेरा काम हो, दूसरा वाला कम हो कर रहा है, ये वाला मेरा वाला ज्यादा कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी इश्यूज पे बात करें। ये जो जहां हम बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे, ये बड़ी चीजों को डिस्कस करने की बात है और एक हल्की की बात नहीं है। और देखें, ये सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अल्लाह के फजल से उनका सूबे पे इसी तरह कंट्रोल है। शायद मरियम नवाज का इतना कंट्रोल नहीं होगा। उनके साथ पैरेलल कुर्सी लगती है, आपको पता है कि कोर कमांडर साहब की। यहाँ पे हमारे साथ कोर कमांडर साहब की कुर्सी जो है ना पैरेलल नहीं लगती। हम यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी सीएम के साथ पैरेलल नहीं लगती। सीएम साहब जो है वो अवामी उमंगों पे पूरा उतर रहे हैं, अवामी ओर से वो आए हैं, वो इमरान खान के सीएम हैं। और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हर जगह पे काम हो रहे हैं, तरक्की के काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर को हम बदल रहे हैं, टूरिज्म में हम काम कर रहे हैं। तो ये चीजें कहना कि शायद वो काम नहीं करो, कोई दूसरा बंदा काम कर रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के डोमेन में काम कर रहे हैं और सीएम साहब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अपना काम कर रहे हैं। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत हयात साहब और साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन 27 जुलाई को होने जा रहे हैं, सर पे हैं, 11 दिन रहते हैं। और इस सब के अंदर एक तरफ तो जो सियासी जमातें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और अवामी मसाइल जो हैं उनके हवाले से ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में सबके सामने होनी चाहिए कि अवामी मसाइल हमेशा बैलेट के ज़रिए ही हल होते हैं, एक जमहूरी और आइनी तरीक़ा है। इस सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, बिलावल भुट्टो साहब ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की है, ये जो कलदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके हवाले से। अलबत्ता इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है और वो ये है कि ये जो मफाहमत है ये मुजरिमों के लिए बच निकलने का रास्ता नहीं बनेगी। यानी जिन लोगों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला किया, अहलकारों को शहीद किया, उन लोगों को इस मफाहमत के इस पूरे प्रोसेस में बच निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक बहुत कैटेगोरिकली आप समझ लें कि ये चीज़ वाज़े कर दी गई है तमाम स्टेक होल्डर्स पर। फिर इसके साथ ही साथ जो एक्शन कमेटी है इसने अपनी लॉन्ग मार्च जो करनी थी वो भी पोस्टपोन कर दी है और इसके हवाले से ये बयानिया भी बनाया जा रहा है कि क्योंकि टॉक्स की बाज़गश्त है, बातचीत और मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो इसलिए ये लॉन्ग मार्च पोस्टपोन किया गया। तो इसके हवाले से भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा है कि कोई टॉक्स वगैरह के इसकी असल वजह नहीं है। इसकी असल वजह यही है कि इस वक्त अवाम जो है वो इलेक्शन पर अपनी तवज्जो रखे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उनसे वो पॉसिबल ही ना हो इकट्ठी करना कि वो इम्पैक्ट डाल सकें, इसलिए इस चीज़ को पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन बॉटम लाइन ये है, मेन मैसेज ये है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, मुज़ाकरात, बातचीत या मफाहमत अगर होती भी है तो जो मुजरिम हैं उनके लिए ये बच निकलने का रास्ता नहीं बन पाएगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम बात मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और मामलात एक खुली जंग की जानिब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों को और पुलों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया, तो IRGC ने भी ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि अगर ईरान तेल ना बेच सका तो फिर एक कतरा तेल का जो है वो इस खत्ते में कोई नहीं बेच पाएगा। अब इस एक स्टेटमेंट का ही अगर तर्जुमा किया जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है और इस जंग का दायरा कार बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है और सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है। इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल
बैनुल अक़वामी उमूर अनवर इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनवर साहब आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को, और क्या बातचीत का रास्ता आपको लगता है कि बंद हो गया है, या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है यूएस की और ईरान की कि अगर दोबारा बातचीत रिज्यूम होती है तो हम जरा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आ सकें? बॉम्ब्स एंड टॉक्स पैरेलल चलती हुई नजर आ रही हैं या टॉक्स का दरवाजा बंद होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, मैं बैठा हूँ वॉशिंगटन में जी तो जाहिर है यहाँ का एंगल दूसरों से मुख्तलिफ है। जी अब अगर मैं ये कोशिश करूँ कि इस्लामाबाद में कैसे देखा जाता है या तेहरान में लोग इस मामले को कैसे देख रहे होंगे और उस लिहाज से बयान करने की कोशिश करूँ तो वो गलत होगा। वॉशिंगटन से अगर देखें तो ये बात समझ में आती है कि सदर ट्रंप मुकम्मल जंग भी नहीं चाहते और सुलह जो उन्होंने जो समझौते किए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें बाज़ शिखें जो हैं उनके सपोर्टर्स को रिपब्लिकन पार्टी में ख़ास तौर पर जिसको कहते हैं रिपब्लिकन राइट, जो कि सदर ट्रंप के मेन वोटर्स हैं, उनको पसंद नहीं आई है। तो वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बीच के रास्ते पे चला जाए, यानी अगर जहां जब ज़रूरत हो तो मुज़ाकरात भी करें और जब ज़रूरत हो तो मिलिट्री स्ट्राइक्स भी करें, ताकि दोनों फरीक यानी इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह जो है वो जंग नहीं चाहता, फौरी तौर पे सुलह चाहता है, और एक ग्रोह जो है वो चाहता है कि अमेरिका जो है अपनी फौजी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करे। तो वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और इसलिए सरेदस्त उनकी यही पॉलिसी है कि कभी स्ट्राइक करो, कभी सुलह की बात करो। राइट। चिश्ती साहब, आप किस तरह से देखते हैं करंट सिचुएशन को, स्पेसिफिकली जिस तरह से अनवर इकबाल साहब ने भी यूएस की पॉलिसी का एक एनालिसिस दिया? आई वाज इन ईरान फ्यूनरल की कवरेज के लिए, तो ईरान के अंदर गवर्नमेंट का सेंटिमेंट तो नहीं लेकिन आवाम का सेंटिमेंट भी बड़ा सख्त था, और 43 मिलियन लोग छोटा नंबर नहीं है, और मेजॉरिटी 90% सुर्ख झंडे लेकर अपनी गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि हमने बदला लेना है, जंग की तरफ जाना है, रिवेंज की तरफ जाना है। तो आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि ईरान के लिए बातचीत बड़ी मुश्किल हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त बातचीत के हक में नहीं है? साहब बहुत शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया है। जैसे अनवर इकबाल साहब कह रहे थे कि अमेरिका के सदर पर भी इंटरनल प्रेशर है दोनों तरफ से, और इसी तरह हम देख रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप पर भी और खासतौर पर आईसीसी का बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है, उनको वैल्यू कन्वर्जन मिलनी चाहिए उसकी, नंबर वन। नंबर टू, वो चाहते हैं कि ज़ाहिर न्यू फाउंड लीवरेज मिलिटरीली भी उन्होंने हासिल किया है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, जंग को रीजनलाइज कर दिया, इजराइल को एक सबक सिखा दिया कि वो इतना सिक्योर नहीं है, उसका ब्रीच हो सकता है डिफेंस। तो ये सारी जो एक न्यू फाउंड लीवरेज इधर है, दूसरा उनको जो इमोशनल एडवांटेज है, एक एलिमेंट ऑफ रिवेंज है और एंगर है ईरानी कौम के अंदर, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो प्रेशर अपनी जगह होता है। लेकिन दुनिया में मखदूम साहब जितनी लीडरशिप होती है ना, आपने पब्लिक सेंटिमेंट्स को और ग्राउंड रियलिटीज को और मुल्क के मुस्तकबिल को बैलेंस करके चलना होता है। आप स्टैंड लोन ये नहीं कह सकते कि पब्लिक प्रेशर कहती है किल ट्रम्प तो वी विल किल, इस तरह नहीं होता। पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी ठंडा लीडर्स नहीं करना होता है, लोगों को एक विजन देनी होती है, लोगों को कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की तरफ लेके आना होता है कि ये होगा तो फिर ये होगा, अगर ये होगा तो बेहतर होगा। यानी लीडर्स एजुकेट भी करते हैं। एजुकेशन लोगों का हक होता है, लेकिन उसको वैल्यू में कन्वर्ट करा। मेरे से पूछा जाए तो इस जो एजिटेशन हुई है, जो सदमा हुआ है, जो आपको तकरीबन 22 मिलियन लोग सड़कों पर नजर आए हैं, इसको एक नेगोशिएशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा बाय टेलिंग अमेरिका कि हम पर बहुत ऑब्लिगेशन है, हमारे पे कर्ज है लीडरशिप का भी। आपने 87 लीडर हमारे एक साल के अंदर शहीद किए हैं, आपने 19 हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट दुनिया से भेज दिए, तो हम आपको बैलेंस करना चाहते हैं, हम पे बड़ा प्रेशर है। लेकिन फिजिकल मैनिफेस्टेशन जब शुरू कर देते हैं, आप हमले शुरू कर देते हैं, और खासतौर पर उन ममालिक के जो मिडल ईस्ट के आपके दोस्त अभी जनाजे में शरीक थे, उन्हीं की बहरी जहाजों पर जो नेगोशिएशन टेबल पर पाकिस्तानी लीडर के साथ खड़े थे, कतरी वजीर आजम, तो उन पर जब हमले शुरू कर देते हैं तो फिर आप ये मैसेज देते हैं कि हम एक रिलायबल पार्टनर या फ्रेंड आपके नहीं है, हम पब्लिक प्रेशर पर चलते हैं, हमें पब्लिक प्रेशर कहेगी तो हम दोस्ती लिहाज या उस तरह की रवादारी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। आई थिंक लीडर जो ऑब्लिगेशन होती है, और प्रेसिडेंट ट्रंप पर बिल्कुल अनवर इकबाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन पर तो प्रेशर है, वो अभी भी सुपर पावर है, उनके पीछे नेतन्याहू इंस्टिगेट करने के लिए मौजूद है, तो उन्होंने ये बैलेंस कर रहे हैं दोनों तरफ के। इमोशंस में कैरिड
जो 47 सारा सैंक्शन है, जो डिप्रीविएशन पिछले 2-3 दिहाइयों से खास तौर पर ईरान की इकोनॉमी को, जॉब अपॉर्चुनिटी को, एक अपॉर्चुनिटीज को, और तीसरे नंबर पर दुनिया तेल का ज़खायर होने के बावजूद वो लोगों को बेनिफिट ना पहुंचने की वजूहात को एड्रेस करने का ये आइडियल मौका है। और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर ये है कि वही जीसीसी के ममालिक और अरब ममालिक जिनको ईरान को अब गुडविल क्रिएट करनी चाहिए थी, ये कह के कि आप अमेरिका को भेज दें, मैं आपको बुली नहीं करूंगा, मैं रीजनल हेजमनी नहीं कायम करूंगा, तो आप अमेरिका को निकालें। लेकिन जब आप इस तरह के हमले करते हैं तो आप उनको ये कहते हैं, मैसेज देते हैं कि आप उन्हीं के पास वापस जाएं क्योंकि मैं तो आपको ओनरशिप नहीं दूंगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अनवर इकबाल साहब, अगर अब हम वे फॉरवर्ड की बात करें, क्योंकि सारी बातें अभी इफ्स एंड बट्स वाली सूरत हाल दोबारा से हो चुकी है, बट आपको क्या लगता है कि क्या टॉक्स रिज्यूम होंगी और क्या मीडिएशन जो है वो एफर्ट्स अब दोबारा से फ्रूटफुल हो सकते हैं इस सब के अंदर, या एक दफ़ा ज़रा चलेगा ये सिलसिला कुछ दिन और उसके बाद फिर शायद दोनों टेबल पे वापस आ जाएं? देखिए, टॉक्स तो इसलिए रिज्यूम होंगी कि जंग में इस मसले का कोई हल नहीं है। यानी मसला क्या है, ईरान वहाँ मौजूद रहेगा। ईरान एक बहुत बड़ी आबादी है, 10 करोड़ के करीब, उस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है। वहाँ के जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनकी वीकनेसेस पूरी तरह एक्सपोज होकर आ गई हैं। UAE हो या कुवैत हो या कतर हो, उनको पता लग गया है कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन साथ ईरान को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है और अमेरिका ने उनकी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, और अमेरिका इस पोजीशन में है कि मज़ीद नुकसान पहुंचा सकता है। और ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका आके हमले कर सके, फिर माशी तौर पे बहुत सख्ती में इजाफा कर सकता है, मज़ीद बढ़ा सकता है, मज़ीद पाबंदियाँ लगा सकता है। तो दोनों इस बात को समझते हैं, वो भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि एक दूसरे को मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते। तो जब मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर दूसरी सूरत सिर्फ यही है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए। अब जो रुकावट पेश आ रही है, रुकावट यहाँ पेश आ रही है कि दोनों को एक ऐसा बयानिया चाहिए जिसको अपने अवाम के सामने वो फतह के तौर पे पेश कर सकें। अब उसमें फिर जो रोल बनता है वो बनता है मीडिएटर्स का, तो वो ऐसा रास्ता, ऐसा बयान तैयार करने की कोशिश करें जिसमें दोनों की फतह हो। और वहाँ बात इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है कि गरचे वो समझते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब भी दोनों के दोनों जंग को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और इसलिए झड़पें होती रहती हैं। तो जब तक उनको इस बात का एहसास ना हो कि झड़पें हमें रोकनी पड़ेंगी, उस वक्त तक मीडिएशन बहुत कामयाब नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जितनी जितनी जंग बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा मीडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी और उतना ज़्यादा पाकिस्तान का रोल भी अहम होगा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने। चीज़ साहब, इसी पे आपके भी रिमार्क्स लूँगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आवाम भी, पाकिस्तानी लोग भी बड़े कंसर्न्ड हैं, और ये तो एक ऐसी जंग है जिसका इम्पैक्ट दुनिया के हर शख्स पे पड़ता है इन वन वे और अनदर। अगर हम फ्यूल प्राइसेस ही देख लें जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का सिलसिला चल पड़ता है, तो आई थिंक द वर्ल्ड इज़ वंस अगेन लुकिंग एट पाकिस्तान, और पाकिस्तान कोशिश कर भी रहा होगा। और खामोश डिप्लोमेसी, क्योंकि पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि हम हेडलाइंस वाली डिप्लोमेसी पे यकीन नहीं रखते, हम कोई बीच में से चीज़ निकले तब जाकर हम बताते भी अच्छे लगे। तो आपको लगता है कि इस वक्त कोशिशें चल रही होंगी? मखदूम साहब, कोशिशें तो डेफिनेटली चल रही होंगी, और आपने देखा ये पहले भी बहुत ही चैलेंजिंग रहा। और एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है, बैक्ड बाय इजरायली डिजाइन है, ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान है जो सैंक्शंस का सामना कर रहा है, उसको एक न्यू कॉन्सेप्ट का पता लगा है, उसको ये लिवरेज पता लगा है कि उसने सिर्फ इजराइल तक पहुंच नहीं दिखाई बल्कि रीजनलाइज कर दिया जंग को। जैसे मैंने कहा, स्टेट फॉरमोस्ट को उसको एडवांटेज पता लगा कि किस तरह वैल्यू कन्वर्ट कर सकता है और एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर सकता है। ये तो डेफिनेटली वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी कोशिश की थी इनको कन्वर्ज करने में, बहुत ही चैलेंजिंग था। ये दो बराबर के ममालिक नहीं थे, एक तरफ सुपर पावर इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, तो उनको कन्वर्ज करना पहले भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा होगा, लेकिन फिर नेगोशिएशन के लिए जो भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एज ए फैसिलिटेटर कह लें या प्लेटफॉर्म देता है, उसकी भी लिमिटेशन होती है। जब आप इंटरप्रिटेशन कोई भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प हो या ईरानी लीडरशिप हो, अपनी मर्जी की या अपने लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से फैसले करना शुरू कर दे और एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्प्रोमाइज हो जाए जो विजन होती है, तो फिर मुश्किल हो जाता है जो भी नेगोशिएशन करवाने वाला होता है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प, मेरा भी यही ख्याल है कि इन बिटवीन चलना चाहते हैं, जहां जहां उनको लगेगा कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी है, एक उनको ऐसी कीमत अदा करने पर मजबूर करना है ईरानी लीडरशिप को कि वो वापस आ जाए
ट्रैक पर, क्योंकि बाज़ दफा मुझे प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत हेल्पलेस नजर आते हैं, यानी वो डेस्परेशन नजर आती है इन बिटवीन द लाइंस पड़े, चाहते हैं कि किसी तरह मेरी इस मामले से जान छूटे, मैं आगे मूव करूं। मैंने 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मैं हुकूमत में हूं, और मेरी अभी आने वाले वक्तों में मैं भी लोगों की वो नहीं कर सकता। इलेक्शन आने वाले हैं, ऑयल प्राइसेस और जितनी इकोनॉमी आप देख रहे हैं, सारी की सारी दुनिया इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प को ब्लेम कर रही थी। तो आई थिंक वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई ऑप्टिकली कम अज कम परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतनी एम्बेरसमेंट का ना सामना करना पड़े, ताकि वो अपने लोगों को भी जवाब दे हो, और ऑब्वियसली जैसे मैंने अर्ज किया कि ग्लोबल एक पिक्चर भी ना बने कि उन्होंने फ्रॉम अपोजिशन ऑफ वीकनेस मुआहदा किया, तो उनको भी फेक सेविंग चाहिए, और ईरानी लीडरशिप को तो जाहिर है चाहिए ही। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब और अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद यही सकती है कि सैनिटी प्रिवेल करे, दोनों साइड्स जो हैं वो वापस बातचीत की मेज़ पर आएँ, और पूरी दुनिया जो है, जो इस वक्त सांसें अटकी हुई हैं तमाम मुल्कों की, वो ज़रा बहाल हो सके। मखदूम साहब को इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।